गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या करा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनी रिविजन है, कुछ समझा नहीं रहे, सिर्फ एक बार हम बोल के बता देते हैं, ठीक है। पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था। इंट्रोडक्शन में हम टर्मिनोलॉजी देख चुके हैं, जेनेटिक्स में कैसी कैसी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, क्लियर होगी बात। इसके बाद हमने किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, ट्रेट्स वगैरह को जानने के बाद, ठीक है। तो हमने क्या किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। उसके बाद बीच में हमने देखा एक टेस्ट क्रॉस देखा, ठीक है। टेस्ट क्रॉस के बाद फिर हमने देखा, हमने डायहाइब्रिड क्रॉस देखी, ठीक है। अच्छा हाँ, डायहाइब्रिड से पहले हमने देखी थी, हमने लॉज भी देखे थे, मेंडल के लॉ देखे थे। तो ठीक है, पहला उनका प्रिंसिपल क्या कह रहा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, और सेकेंड उनका लॉ क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हमने बीच में पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अच्छा देखो, सीक्वेंस देखो, जब हम मोनोहाइब्रिड पढ़ते हैं तो मोनोहाइब्रिड से हम लोग को बहुत सारी चीज़ें ये पता चल जाती है। तो जब भी F1 जनरेशन आएगी उसमें हमेशा पेरेंट में से जो डोमिनेंट वन होगा वो हमेशा अपीयर होगा F1 में, क्लियर हो गई बात। लेकिन सेम चीज़ हमने देखी कि जब हम लोग कर रहे थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कर रहे थे, जिसमें हमने ये देखा कि एक डोमिनेंट जो आपकी एलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है F1 फेज में, F1 जनरेशन में वो अपने आप को डोमिनेंट नहीं शो कर पाती है। तो क्या होता है, तो वहाँ पर हमें एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है, क्योंकि उस केस में क्या होता है, एक इंटरमीडिएट कलर आता है। इंटरमीडिएट का बोले तो ऐसा मतलब नहीं है अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पाती है, इस वजह से क्या हो जाता है, उसका कलर डिफरेंट हो जाता है, जो कि ऐसा कलर होता है जो कि पेरेंट से कहीं मैच नहीं करता, ठीक है। चलो, इसके बाद हमने देखा, तो यहाँ पर हमने देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस पर हमने देखा जो F1 की जनरेशन है वो बिल्कुल भी मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करती, ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी इसको इतना ही रखते हैं, आगे चलते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। इसके बाद मैंने तुमको पढ़ा दिया था डायहाइब्रिड क्रॉस, जानबूझ के पढ़ाया मैंने, क्योंकि अभी कोई लॉ नहीं आया, उसके बाद भी मैंने तुम्हें डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा दिया है, ठीक है। समाप्त करते समय और चीज़ों को बता दूंगी, ठीक है। जैसे जैसे पढ़ाया है वैसे वैसे सीखते जाओ। अभी मैंने तुमको जो डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाया था उसको मैंने इस ढंग से कराया है कि कभी एग्जामिनेशन में आए, ठीक है, एटलीस्ट उस वाले सेक्शन से मार्क्स आपका ना कटे, ठीक है। अच्छा, एक बच्ची ने मुझे ना होमवर्क सेंड किया था, बेटा मैं तुम्हारा होमवर्क देख ही नहीं हूँ, मतलब मैं कैलकुलेट नहीं कर पाई। तो एक काम करो बच्चा, जब भी आप लोग होमवर्क बनाओ, एक मिनट बच्चा, एक मिनट, जब भी आप लोग शिट, ओके, इंसेक्ट्स आ रहे हैं बेटा, और कुछ नहीं है यहाँ, मैडम बस एक ही चीज़ रहती है इंसेक्ट से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्या बता रहे थे हम आपको। हाँ, जब भी आप जो उसका पूरा क्रॉस बनाएं तो क्या करेंगे आप, उसे पूरा 1 पेज बनाएं। जब मैंने कोई चीज़ कही है तो बेटा उसे फॉलो किया करूँ, ये नहीं कि मैं साफ सुथरा काम करूँगी या करूँगा छोटे से मैं पेज में कर देता हूँ, है ना, ऐसा मत करो। अगर मैंने कुछ कहा है तो सोच के कहा है ना, उसे पूरे पेज में बनाओ, पूरे पेज में बनाओ, क्रॉसिंग करो, प्लस जो जगह बच जाएगी। अच्छा, पूरे पेज का मतलब ये भी नहीं है कि पूरे पेज में छोटा सा बनाओ, नहीं। जब मैंने बोला है कि सारे बॉक्सेस बड़े बड़े होने चाहिए, पूरे पेज का मतलब ये है कि सारे बॉक्सेस आपके बड़े हो जाएं। जैसे ही बड़े हो जाएंगे क्रॉस करने के बाद उसमें नीचे लिखो कि रेड येलो है कि कुछ और है, क्योंकि ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैंने तुम्हें फेनोटाइपिक रेशियो बताई है, 9:3:3:1, उसमें मैंने तुमको कहीं नहीं बताया कि राउंड येलो कितने हैं या रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं, या रिंकल्ड और जो आपका है रिंकल्ड हो गया शेप, और इधर जो है आपका कलर येलो, वो कितने हैं, बात समझ रहे हो। मैंने आपको ये सब नहीं बताया, तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले तुम नीचे लिखो कि कितने तुमको फिनोटाइपिक रेशियो में कौन कैसा दिख रहा है, तब तो तुम बता पाओगे ना कि जो 9 मैंने लिखा है ये 9 क्या है, ठीक है। जैसे 1:2:1 में क्या था, उसमें जो 1 था वो आपका क्या था, डोमिनेंट था, है ना, आपका होमोजाइगस डोमिनेंट था। फिर दूसरा क्या था आपका हेट्रोजाइगस, आपका क्या था, वो भी हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। फिर आपका लास्ट वन क्या था, आपका होमोजाइगस रिसेसिव था। अब यहाँ आपको पता नहीं चल पा रहा, वहाँ पे कैसे टॉल आएगा, फिर आपका हाइब्रिड कंडीशन थी, मतलब अगेन टॉल ही रहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट वाले में फिर क्या रहेगा, लास्ट वाले में ड्रॉट रहेगा। अब यहाँ तुमको नहीं, कल यहाँ पे तुमने फिनोटाइपिक में सिर्फ रेशियो पता है, कौन कैसा दिख रहा है ये नहीं पता, ये तुमको खुद करना है। क्रॉस करो, नीचे लिखो, इतना टफ काम नहीं दिया मैंने तुम्हें, इसे करो, और खुद से नहीं बना के करोगे। सिर्फ क्रॉस करने से नहीं होगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, सिर्फ क्रॉसिंग कर लेने से नहीं होगा, ऊपर से लेकर नीचे तक गैमेट बना के देखो पहले तो डायहाइब्रिड के गैमेट नहीं बनेंगे, जो मैंने ट्रिक बताई उससे बनाओ तो बनेगा, वो तुम्हें मैंने इसीलिए लर्न कराया कि ऐसे बनाओ, और उसके बाद कहीं कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आती तो वो मुझे बताओ। चलो ठीक है, आज टॉपिक स्टार्ट करें। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो टॉपिक है आपका कोडोमिनेंस। ध्यान से देखो, कोडोमिनेंस दिख रहा है, ओके।
को डोमिनेंस, देखो को मतलब साथ साथ, कहीं पर भी को आएगा ना, कहीं पर भी को पार्टनर, है ना, तो ऐसे करके जब भी आएगा तो को मतलब साथ साथ। देखो डोमिनेंस यानी कि कोई चीज़ ऐसी है जो क्या करना है, डोमिनेंट करना है, लेकिन कैसे करनी है, साथ साथ करनी है। अच्छा ठीक है, इसमें क्या याद रखना है आपको, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है आपका ब्लड ग्रुप, ठीक है। ब्लड ग्रुप क्यों, क्योंकि आप देखते होंगे कि देखो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए जिस जीन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम डिनोट करते हैं आई से, स्मॉल आई से, ध्यान से देखो, स्मॉल आई से। अब देखो अगर किसी का फिनोटाइप, देखो ध्यान से, अगर किसी को फिनोटाइप ब्लड ग्रुप ए है, किसी का फिनोटाइप ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, उसका हो सकता है कि वो दोनों ही एलील पर ए शुगर फॉर्म करता हो, तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा। इसका एक और फॉर्म हो सकता है कि एक जगह ए फॉर्म करता हो और एक जगह कुछ नहीं फॉर्म करता हो, है ना, तो भी आपका क्या बनेगा, ए बनेगा। अच्छा दूसरा फिनोटाइप देखो, बी में भी सेम कंडीशन, बी में भी ऐसा हो सकता है, ये रहा बी, ये कंप्लीट, है ना, आपका होमोलोगस रहेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक और क्या हो सकता है कि बी और इधर नॉट, ये S0 का मतलब कुछ नहीं फॉर्म करता। अच्छा देखो आपका एक ब्लड ग्रुप ये भी तो होता है, जब आपका ए नाम की शुगर अगर बनाएगा तो क्या बन जाएगा फिनोटाइप, आपका ए बनेगा। अच्छा ठीक है, रुको बेटा रुको, सब बहुत ज़्यादा आ रहा है, शूट नहीं करने देगा, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ए नाम की शुगर बन रही है तो आपका ब्लड ग्रुप ए हो जाता है, जब बी नाम की बनेगी तो बी हो जाता है। अच्छा ठीक है, लेकिन जब कोई नहीं बनेगी तो इधर नॉट है इधर नॉट है, हाँ तो क्या बनेगा, हम इसको क्या कहेंगे, इसे कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप। अच्छा ठीक है, अब अगर मान लो ए बी कैसे आता है, फिर ए बी ऐसे आता है कि ए और बी की शादी करा दो, है ना, जो ए है वो अगर बी से के साथ शादी कर ले तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, ए। अच्छा देखो इसमें हम लोग दोनों क्रॉस देखेंगे, पहले हम लोग होमोलोगस को क्रॉस करेंगे, फिर एक बार हम लोग आपका हेट्रो वाला लेंगे, बात समझ रहे हो, तभी जाके कंडीशन आएगी। अच्छा पहले होमो से निकाल देते हैं एक बार, इधर क्या है, इधर बी, अगेन वही पुनेट स्क्वायर सीख लिया है हम लोगों ने, ए बी, ए बी 100% चांस है, 100% चांस है कि ऐसी एक कंडीशन ऐसी आएगी, 100% चांस है जिसमें कि क्या हो सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है। अच्छा देखो ए ने भी अपने आप को डोमिनेंट शो किया और बी ने भी किया, दोनों ही तो पेरेंट थे ना, ए और बी तो पेरेंट थे, है ना, ए और बी तो पेरेंट थे, लेकिन उन्होंने एफएन जनरेशन कैसे दी, 100% ए बी ब्लड ग्रुप शो होगा, ना ए ना बी, कंप्लीट ए बी। तो यहाँ पर ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है, को डोमिनेंस का। अच्छा देखो आप देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, और जब आप पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो आपको 3 तरह का इसमें वेरिएंट मिल रहा है, आई ए ब्लड ग्रुप में, आई बी और आई नॉट यानी 0, है ना, इनको कहते हैं मल्टीपल एलील्स के एग्जाम्पल। क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील्स या मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसको ध्यान में रखना, आगे चलिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लायोट्रॉपी। अच्छा प्लायोट्रॉपी और एक है आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये साथ में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देखो प्लायोट्रॉपी और इधर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है, चलो बढ़िया दिख रहा है तुम लोग को अच्छा सा। प्लायोट्रॉपी कहती है कि इट्स अ कंडीशन व्हेन अ पेयर ऑफ एलील, ध्यान से देखो, व्हेन अ पेयर ऑफ एलील कंट्रोल क्या मोर देन वन phenotypic, है ना, वन phenotypic कैरेक्टर। और अगर सिंपल कैरेक्टर को भी करती है तो उसका असर तो फिनोटाइप में दिखता ही है। क्लियर हो गया बात, देखो पीछे ना बारिश हो रही है, इससे तुम लोग को हल्का हल्का आवाज आ रहा होगा, ठीक है। इस बात समझ में आपका प्लायोट्रॉपी क्या कहती है, प्लायोट्रॉपी कहती है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अ पेयर ऑफ एलील, है ना, यानी एक पेयर है जो क्या कंट्रोल कर रहा है,
आपका एक से अधिक कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है। क्लियर होगी बात? यानी वन एलील और मल्टीपल कैरेक्टर्स। दिख रहा है? दिखाई दिया? समझ में आया? अच्छा इधर देखो, पॉलीजेनिक, ये कह रहा है, पॉली मतलब मैनी, जेनिक मतलब जीन्स, ठीक है ना। ये कह रहा है कि बहुत सारी जीन्स, कह रहा है मैनी जीन्स कंट्रोल्स। देखो मैनी जीन्स, अब मैनी में कैसे लिख सकते हैं? ए बी बी सी सी कंट्रोल्स व्हाट इट कंट्रोल्स? इट कंट्रोल्स सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर बात समझ में आई? क्या मतलब हुआ? व्हेन मोर देन वन एलील, सॉरी जीन पेयर है ना, जीन पेयर कंट्रोल और कंट्रोल्स अ कैरेक्टर, आ मीन सिंगल, हेयर से सिंगल, ओके। यानी कि जब मैनी जीन्स, पॉली मतलब मैनी जीन्स, जेनिक, एक याद कर लो, ये वाला अपने आप हो जाता है, उल्टा बस इसका कर देना। मैनी जीन्स कंट्रोल्स वन कैरेक्टर, यहाँ पे वन एलील कंट्रोल्स मैनी कैरेक्टर। अच्छा देखो, कैरेक्टर को तो हिलाना नहीं है तुम लोग को, जो छेड़खानी करनी है वो इधर से होगी। इधर एक बार एलील, इधर ये तो जीन जीन साफ दिख रहा है, इसमें बस एलील लिखना है। क्लियर होगी बात? समझ में आई? अच्छा एग्जाम्पल क्या है ना, इसका एग्जाम्पल देखो। इसका एग्जाम्पल है स्किन कलर, हाइट भी होती है। स्किन कलर इज एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अच्छा कैसे? ध्यान से देखो, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी पेयर्स में रहेंगे ना। अच्छा ठीक, अब आगे देखो, आगे क्या हो सकता है? आगे यहाँ पर देखना, अच्छा एक बड़ा एक छोटा और बी और सी और एक छोटा, लास्ट देखो, लास्ट वाला नीचे लिख रही हूँ हल्का सा, इसमें वैसे आ जाएगा बी बी और सी सी। दिखाई दिया? बात समझ आ रही है? मतलब ये पूरा कैपिटल, ये आपका कैसा है? इसमें 3 आपके रिसेसिव हैं, इसमें पूरे 6 आपके क्या है? रिसेसिव है। अच्छा देखो, ध्यान से देखो, ये इसमें सारे के सारे डोमिनेंट हैं, इसमें सारे के सारे रिसेसिव हैं, ठीक है। इसमें सारे आपके मिक्सड है ना, हेटेरो वाले फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं। डोमिनेंट अगर रहता है तो स्किन का कलर बनता है वेरी डार्क, हमारे यहाँ नहीं। और अगर रिसेसिव रहता है तो बनता है वेरी लाइट और ब्राइट, है ना, ये भी हमारे यहाँ नहीं है। हम लोग कहाँ के हैं? हमारा बनता है रिचिश कलर, जिसे हम इंटरमीडिएट कलर बोलेंगे, ठीक है। बात समझ में? इंटरमीडिएट कलर बोलेंगे। अच्छा ध्यान से सुनो, इसको अभी अलग से भी करेंगे। ये इतना समझ में आया? तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि देखो मल्टीपल्स जीन्स हैं, मल्टीपल जीन्स हैं, और क्या कंट्रोल कर रही हैं? आपका कलर, ओके। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे अगर प्लायोट्रॉपी है, इस कंडीशन में क्या हो जाता है? एक जीन बोला ना, पेयर ऑफ जीन, बहुत सारे कैरेक्टर। अब इस एग्जाम्पल में देखो, फिनाइल कीटोनूरिया एक डिजीज होती है जिसमें क्या होता है कि फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम नहीं बनता। ये एंजाइम क्या हो जाती है? एब्सेंट हो जाती है। ये एंजाइम एब्सेंट हो जाती है। फिर क्या हो जाता है? अच्छा एब्सेंट हो जाएगी तो, क्योंकि ये इफेक्ट डालती थी फिनाइल, स्पेलिंग देख लेना बेटा, फिनाइल एलानाइन को कन्वर्ट करने के लिए, हेल्प करती थी कन्वर्ट करने के लिए, किससे? टायरोसिन में। अब इसकी वजह से फिनाइल एलानाइन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और बॉडी में क्या इफेक्ट करेगा? इफेक्ट करेगा पिगमेंट, स्किन में जो पिगमेंटेशन है उसको इफेक्ट करेगा, प्लस ध्यान से सुनो, मेरी बातें सुनो, मेंटल रिटार्डेशन कर देगा, ठीक है, और एक्जीमा कर देता है। एक्जीमा एक तरह का इन्फेक्शन जैसे, ऐसे समझ लो, फंगल इन्फेक्शन जैसा समझ लो, मतलब ऐसे फंगल इन्फेक्शन नहीं, या ऐसा कर लो कि ये बॉडी में हो जाता है, ठीक है। चलो इसको किसी और दिन में समझा दूंगी, ठीक है, बहुत अच्छे से। ऐसा कुछ नहीं, सिम्टम जैसा ही है। चलो इतना बात समझ में आया, चलो आगे चलें, आगे चलते हैं। मैंने तुम्हें कहा इसको समझाना है, अभी इसको एक बार फिर से समझा देती हूँ तुमको। देखो मुझे क्या क्या कलेक्ट करना पड़ता है। ये पैम्पलेट है, आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा, ध्यान से देखो।
हमने बोला, दिख रहा है बच्चा? अच्छा, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, ठीक है। तुम लोग को दिखाई नहीं देगा, ऐसे कर लेते हैं, दिख रहा है पूरा। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। मैंने इंटरमीडिएट क्या बोला? एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, और लास्ट वाले में सारे छोटे। और ए, बी और सी हो गया, ठीक है। अच्छा बताओ, एक है बहुत डार्क, ये कलर बहुत डार्क दे रहा है, ये इंटरमीडिएट दे रहा है, एक लाइट दे रहा है, चलो ठीक है, ये वेरी लाइट दे रहा है तो एक्चुअली, लेकिन इसके बीच के भी तो कलर मिलते हैं। अगर ये इंटरमीडिएट आपका ब्रिटिश कलर है तो उसमें भी तो शेड्स मिलते हैं, वो कैसे मिलते हैं? ध्यान से देखो, इसके बीच में भी कंडीशन है। इसके बीच में क्या आ सकता है? इसके बीच में आ सकता है, ऐसी कंडीशन आ सकती है, देखा आपने? सिर्फ एक। अच्छा, इसके आगे देखो, इसके आगे देखो, ये मैंने नीचे बना रही हूँ, एक्चुअली सामने सब सामने सामने होता है, ठीक है, रेंज है ना। अब क्या हो सकता है? अब ऐसा हो सकता है, और ये हो सकता है। अगेन देखो, अब क्या हो सकता है? अब हो सकती है, अच्छा इसके बाद वाली कंडीशन तो देखो आ गई है ना, ये 1, ये 2, ये 3। अब मैं थर्ड वन लिखती तो क्या लिखती? अब मैं लिखती ये जो ऑलरेडी लिखी हुई है, ये वाली, ठीक है। अब इसके बाद की क्या कंडीशन आ सकती है? इसके बाद आ सकता है कि, इसके बाद आएगा, ऐसे आएगा, ये। अब इसके बाद क्या आ सकता है? इसके बाद आ सकता है BB और CC। अब इसके बाद क्या आ सकता है? इसके बाद ये आ सकता है स्मॉल a, स्मॉल b और CC। बात समझ पा रहे हो? यानी कि इसके बीच के भी कलर्स देखो, ये वाला इंटरमीडिएट है, ये वाला पहले से लिखा है, और ये लास्ट वन है। इसके बीच में भी शेड्स आ रहे हैं, है ना। ये इंटरमीडिएट कलर है, ये इंटरमीडिएट कलर है, ये सपोज तुम्हें वीटिश कलर देता है। कैसे वीटिश कलर दे रहा है अगर, तो ये वाला ब्लैक है, ये वाला ब्लैक है। अच्छा, ब्लैक से लेके वीटिश तक जिसके में ऐसा रहेगा तो क्या होगा? थोड़ा सा फेयर और थोड़ा सा वीटिश। नेक्स्ट बनाओ, ये थोड़ा और वीटिश, ये प्योर वीटिश, ठीक। आगे चलो, ये और गोरा, ये और गोरा, ये एकदम से वाइट। बात समझ में आ गई? ये इस तरह से आपको समझ पा रहे हैं कि बीच में और भी शेड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसको इधर रख देते हैं। हमने क्या क्या कर लिया? हमने पॉलीजेनिक कर लिया, हमने प्लायोट्रॉपी कर ली। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ। पूरा पेपर नहीं आ रहा बेटा, दिख जाएगा, कोई बात नहीं, देखो एडजस्ट करना तो ओके, डन। ध्यान से देखो, अब क्या करना है? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा देखो, अभी तक इनहेरिटेंस की जो भी बातें बता रहे थे मेंडल साहब, उन्होंने ये कहा था कि ये होता है। मेंडल साहब ये बोल रहे थे कि जो भी कुछ है वो जीन है, क्योंकि समझ तो पा नहीं रहे थे कुछ, तो जितना उन्होंने स्टडी किया था तो उसमें से उन्होंने बोला कि जो भी कुछ है वो जीन है। अच्छा ठीक है, अब क्या होता है कि एडवांसमेंट आ जाती है, इनके चले जाने के बाद चीज़ें बहुत एडवांस हो जाती हैं। माइक्रोस्कोप आ जाता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप के आने के बाद, अच्छा क्रोमोसोमल थ्योरी दे कौन रहा है? इसे कौन दे रहा है? इसे दे रहे हैं सूटन एंड बोबी। मैं पढ़ना एक बार, सूटन एंड बोबी। अच्छा ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं? इन्होंने देखा, क्या देखा? इन्होंने जो देखा उस स्ट्रक्चर का नाम था क्रोमोसोम। अब इन्होंने क्रोमोसोम की डिस्कवरी हो गई, इन तक आते आते ये समझ गए कि भाई जो कह रहे हो ना जीन वीन, तो कहना चाह रहे थे इस क्रोमोसोम पर ही जीन है। और जिस आप क्रोमोसोम की बात करते हो, एक्चुअली क्या होता है, आप जब जो जीन की बात कर रहे हो तो ये कहना चाह रहे थे कि वो जो आप कह रहे हैं स्टार्टिंग से कि जीन पेयर में होती है, जीन जो है आपका जब सेग्रीगेट, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो एक एक में उसका एलील चला जाता है ना। एलील बोलते हो ये, इसका एक एक चला जाएगा, है ना। किसमें चला जाएगा? गैमेट फॉर्मेशन में एक ये चला जाएगा, एक ये चला जाएगा, है ना। यानी कि सेग्रीगेट होते हैं। और क्या बोला था? पेयर्स में होते हैं, बाद में जाके कंबाइन हो जाते हैं, लेकिन ब्लेंडिंग शो नहीं करते। जो भी चीज़ें बोली इन्होंने बोला अच्छा सब सही, लेकिन क्या है एक्चुअली जो आप जीन बोल रहे हैं एक्चुअली वो क्या है? क्रोमोसोम है। तो इन्होंने ये पाया कि जीन और क्रोमोसोम के फंक्शंस में या उनके स्ट्रक्चर में, उनके फीचर्स में, उनके बिहेवियर में कोई खास अंतर नहीं है। वो भी दो हैं, ये भी दो होते हैं। अच्छा कुछ चीज़ें मैं तुम्हें बताऊँ, देखो ध्यान से।
अच्छा रहने दो, आगे आने दो, सेक्स डिटर्मिनेशन आने दो तो बताती हूँ। तो ये देखो आपके होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा बॉडी में ऐसे समझो कि आपके 46 जो क्रोमोसोम होते हैं उसके 23 जो पेयर होते हैं उसमें से ये एक पेयर है, ये 1 पेयर है, ठीक है। इन ये होमोलोगस है, दोनों सेम सेम है ना। अच्छा ठीक है, अब क्या कह रहा है कि हमेशा पेयर्स में होते हैं, क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं, जीन भी पेयर्स में होते हैं। जब गैमेट फॉर्मेशन होती है दोनों अलग हो जाते हैं। तो वो यही कहना चाहते हैं जब भी कैरेक्टर जीन जो भी कुछ आप जो कह रहे थे अभी तक एक्चुअली वो क्रोमोसोम कर रहे थे। क्रोमोसोम की वजह से जीन जो है इधर से उधर जा रहे थे, है ना। जैसे जैसे क्रोमोसोम हटता है वैसे वैसे जीन भी हट गया, जैसे जैसे क्रोमोसोम पास आएगा वैसे वैसे जीन पास आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी को मिला जुला के उन्होंने क्या बोला, इसी को बोला क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एंड इनहेरिटेंस में क्रोमोसोम का बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने ऐसा बताया। क्यों बताया, क्योंकि वो लोग अब तक एम फेज, एनाफेज, टीलोफेज ये सारे फेज देख चुके थे, है ना। ये सब वो समझ गए थे कि भाई इस तरह का काम होता रहता है। अब मैं तुम्हें समझा नहीं रही हूँ, पूछो क्यों, क्योंकि ये लास्ट ईयर का है और बुक में एज इट इज लिखा हुआ है, इसे पढ़ लेना। क्लियर होगी बात, ठीक है। आगे चले। अब जो इन्होंने थ्योरी दे दी, इस थ्योरी को क्या करना पड़ गया, प्रूव करना पड़ गया, क्योंकि बोल देने से काम नहीं चलता है, इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना पड़ता है। तो इसका जो है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया, किसने दिया, मॉर्गन ने। पूरा नाम याद कर लेना, टीएच मॉर्गन, मॉर्गन सर ने दिया। इन्होंने क्या कहा, अच्छा पहले चेंज करने दो मुझे। मॉर्गन सर ने ये कहा, पहले काम किस पे एक्सपेरिमेंट किया ना, किस पे किया, ड्रोसोफिला पर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, मेलानोगास्टर। ओके, क्या है ये एक तरह की फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई है, ठीक है। ओके, अच्छा इसमें इन्होंने, बेटा रुको रुको रुको, मुझे चेक करने दो, बहुत सारे इंसेक्ट्स आ रहे हैं। ओके देखो मेलानोगास्टर। अच्छा अब पहली चीज़ देखो कि ये जो मेलानोगास्टर है इसको सेलेक्ट क्यों किया गया। हम भी जब भी एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो क्यों सिलेक्शन कर रहे हो भाई, क्यों इसी को देख रहे हो। इसका लाइफ स्पैन शॉर्ट है, एज इट इज़, जैसे वो प्लांट वाले में था ना वैसे ये शॉर्ट है, 2 वीक्स का है। कितने वीक्स का, 2 वीक्स का, ठीक है। और ये प्रोडक्ट में मैनी प्रोजेनी दे देता है, मैनी प्रोजेनी दे देता है। अच्छा ठीक है, और लेस रिजोल्यूशन के माइक्रोस्कोप में भी इसको आप देख सकते हैं, है ना। ये भी चलेगा, माइक्रोस्कोप भी आपका लो रिजोल्यूशन का होगा तब भी चलेगा, यानी लो पावर का, समझ रहे हैं, माइक्रोस्कोप, स्कोप। क्लियर हो गया। अच्छा और क्या है, इसमें मेल प्लस फीमेल बहुत अच्छे से आप इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, है ना। क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है, क्योंकि साइज वेरिएंट है। चलो ये हो गया सिलेक्शन, क्यों किया तुमने। अच्छा क्या किया, इन्होंने खोजा है लिंकेज, लिंकेज, लिंकेज से इन्होंने क्या बोला, देखो ध्यान से पहले सुन लो, क्योंकि अब होने वाला है तुम्हारे सारे स्टडीज जितना अभी तक किया उसका सम अप। लिंकेज में इन्होंने कहा कि अगर कोई जीन है, देखो मैंने क्रोमोसोम को ना पैरेलल लाइन से बताया है, अगर कोई जीन है इस तरह से, ध्यान से देखो, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी, इसका नाम डी है, इधर भी सेम। लिंकेज में ये कहना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं जो जीन पास में होगी, ध्यान से देखो, अगर 2 जीन के बीच में डिस्टेंस कम होता है ना, अगर डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा या लेस होगा तो क्या हो जाएगा, यानी वो हाईली लिंक्ड है, हाईली लिंक्ड है वो जीन, है ना। अगर किसी के बीच में, अच्छा ऐसा समझो, किसी के बीच में फाइटिंग कम होती है, इट मीन्स कि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, बात को समझो, है ना। अगर 2 लोग काफ़ी टाइम से एक साथ रह रहे हैं, है ना, तो इट मीन्स कि उनके बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनको तोड़ना मुश्किल है ना, टफ है। ध्यान से देखो क्या है, टफ है। अच्छा वो यही कहना चाह रहे हैं कि जिन भी 2 जीन या 3 जीन के बीच में अगर डिस्टेंस कम होता है तो वो हाईली लिंक्ड होती है, और ऐसी जीन्स में रिकॉम्बिनेशन के चांसेस क्या होते हैं, नो होते हैं या लेस होते हैं। ध्यान से देखो, लेस होते हैं या नो होते हैं, यानी बहुत दूर हो गया तो फिर क्या ही होगा, बात समझ लो,
यानी कि जो जितनी पास चिपकी है जीन उसको निकालना, इसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि ये जिसमें भी जाएंगे ये साथ साथ जाएंगे, ये चारों, है ना, क्योंकि हाईली लिंक्ड है। लेकिन ये क्या है ना, ये जा सकती हैं इधर वाली, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये कहीं पर भी जा सकती हैं, है ना। ये पैकेटिंग वाला स्टेज वाला फॉलो कर सकती हैं, है ना। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, 11th वाला मैं बताना चाह रही हूँ, बस बात को समझो ऐसा कि जो हाईली लिंक्ड जीन होती है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि सेम कैरेक्टर्स यानी कि जो जीन पास होती है वो आगे आने वाले प्रोजेनीज में एक साथ चली जाती है ना। जब गैमीट बनता है तो ऐसे ये कैरेक्टर्स के साथ वो क्रोमोसोम हाफ ऐसे जाएगा ना, क्रोमोसोम आपका डीएनए रेप्लिकेट करेगा, है ना। और आपका डीएनए पूरा बनता किस पे है, वो पूरा अरेंज हो जाएगा तो क्रोमोसोम ही है ना वो तो, और क्या है। फिर क्या हो जाएगा, तो ये जीन कैसे चली जाएंगी, जो लिंक्ड होंगी वो एक साथ चली जाने के चांसेस ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि उसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो हाईली लिंक्ड है। अब ध्यान से बताओ। लेकिन अगर कोई जीन का डिस्टेंस दूर है तो उसका लिंकेज कैसा है, उसका लिंकेज वीक है। अब जो वीक है उसको आराम से किसी और के साथ रिकम्बाइन कर दो, बात को समझो, उसका किसी और के साथ रिकॉम्बिनेशन कर दो, ऐसा हो सकता है ना, ये पॉसिबल है। अच्छा कहोगे ये सब क्या बताया मैंने, मैं बताती हूँ कैसे, मैं समझाना चाहती हूँ कैसे। अब देखो, अब ध्यान से सुनना। आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जो किसके ऊपर था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है क्या, जो किसने लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं माना, किसने मेंडल का बात नहीं मानी, कौन नहीं माना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसने नहीं मानी, और ओ डोमिनेंस ने भी नहीं मानी। उन्होंने कहा था दोनों में से कोई एक ही वाला आएगा जो डोमिनेंट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे जो दोनों स्ट्रॉन्ग जीन थी वो सब आ गए, यानी ए बी वाला, याद है, ब्लड ग्रुप वाला, ठीक है। और यहाँ पर आपका स्नैपड्रैगन वाला जो मैंने एग्जाम्पल करवाया था, पिंक फ्लावर आ गए थे। ये इसके एक्सेप्शन है, किसके, लॉ ऑफ डोमिनेंस के। मेंडल साहब दूसरा लॉ कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा देखो, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ओहो, सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है अलग होना ना, सेग्रीगेट होना, कहता है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होगी तो क्या हो जाएगा, तो आपका जो आपका एलील है उसमें से एक एक करके वो कहाँ चले जाएंगे, गैमेट में चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, बात समझ गए, ये भी ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, नो एक्सेप्शंस, इसके कोई एक्सेप्शन नहीं है। थर्ड वन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब होता है अलग हो जाना, है ना। इंडिपेंडेंट कह रहा है लेकिन अपने आप से, है ना, अपने आप से। अच्छा देखो वहाँ पे क्या क्या था, ये था राउंड और क्या था, येलो। अच्छा ठीक है, अब तुमको नहीं पता कि, अच्छा एक और था यहाँ पे, आपका राउंड था ना तो रिंकल्ड हो गया, और ये क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अगर तुमको ध्यान हो तो जब आप प्रोडक्ट देखोगे तो वहाँ देख पाते, क्या देख पाते, कि आपको ऐसी भी चीज़ें मिली हैं जहाँ पर आपका, देखो अगर इसे जाना था तो ये राउंड येलो ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको ये राउंड के साथ ये आपका ग्रीन वाला सेक्शन भी मिला है, यानी राउंड वाला इसके साथ भी, ग्रीन के साथ भी गया है, राउंड वाला येलो के साथ भी गया है, और ये जो आपका रिंकल्ड है वो ग्रीन के साथ भी गया है, और जो रिंकल्ड है वो आपके येलो के साथ भी गया है। ठीक है, ये कब समझ में आएगा, जब तुम लोग डायहाइब्रिड का पूरा चार्ट बना लोगे तब आप देख पाओगे कि हर तरीके का कॉम्बिनेशन अवेलेबल था। यानी कि आपका जो अच्छा बताओ, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया गया था, ये डाई हाइब्रिड के बेसिस पर दिया गया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर दिया गया था। अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनो। अब इसके आगे क्या, इसके आगे ये कि ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, कहने का मतलब यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि तुम किसके साथ जाओगे किसके साथ नहीं जाओगे, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से कि वो आप उसमें ग्रीन फ्लावर भी गया, और आप क्या बोल रहे हो, यानी कि ग्रीन कलर भी गया और उसका रिंकल्डनेस भी जाएगा। मतलब सारे कैरेक्टर आपस में इंडिपेंडेंट हैं, कोई कहीं पे भी जा सकता है। आपका राउंड शेप इंडिपेंडेंट है, येलो कलर इंडिपेंडेंट है, रिंकल्ड इंडिपेंडेंट है, और आपका क्या है उसके बाद लास्ट वन ग्रीन, वो भी इंडिपेंडेंट है। किसके साथ जाने के लिए, वो किसी के साथ भी, ये इसके साथ, 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 समझ रहे हो। मतलब कहने का मतलब देखो, शेप और कलर ही मिलाना, अगर मैंने ऐसे करते करते कुछ और ही मिला दिया, तो कोई येलो एंड रिंकल्ड, ठीक है, बात समझ रहे हो।
हर तरीके के कॉम्बिनेशन अवेलेबल थे। तो इसने भी क्या किया, यहाँ पर कैसे समझ में आएगा, ये इसको प्रूव करने के लिए इसका एक्सेप्शन क्या था, उन्होंने बोला इंडिपेंडेंट है। अच्छा ठीक है, इसको बताया किसने, ये एक्सेप्शन है सेकेंड वाले लॉ का एंड थर्ड वाले लॉ का, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। वो जो कहता है, वो जो कह रहे थे कि अच्छा अपनी मर्जी से कहीं पे भी जा सकते हैं, है ना, तो बताया गया नहीं, अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है, जो पास में जीन लगे थे वो साथ में चले गए थे, है ना, क्योंकि वो रिकॉम्बिनेट नहीं कर सकते, वो रिकॉम्बाइन नहीं कर सकते किसी और के साथ। क्यों, क्योंकि वो हाईली लिंक्ड थे, हाईली लिंक्ड थे। यानी कि लिंकेज किसका एक्सेप्शन हो गया, लिंकेज एक्सेप्शन है आपके लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। क्लियर हो गई बात समझ में आती है। वो कह रहे हैं कि भाई सब लोग इंडिपेंडेंट है, कोई किसी के साथ भी जा सकता है, लेकिन नहीं, एक्चुअली ये मॉर्गन समझा रहे थे, वो ये कहना चाह रहे थे नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए हुआ है, ये अपनी मनमर्जी नहीं चल रही है। यहाँ पर एक्चुअली ऐसा इसलिए देखने को मिला है क्योंकि वहाँ जो जीन है ना वो हाईली लिंक थी, इसलिए नहीं जा पाई। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और जिनके बीच में गैप था वो किसी और के साथ कंबाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। लिंकेज और आपका रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर आपका पूरा हो जाता है। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे, एल्फ्रेड स्टर्टेवेंट। इन्होंने क्या किया, जीन मैपिंग किया। इस कैसे किया, जैसे अगर कोई कह दे कि ए जीन बी जीन के पास है और लेकिन जो सी जीन है वो डी के पास है और बी और सी के बीच में काफ़ी गैप है, तो उन्होंने एक इनाजम कर लिया कि अच्छा ठीक है, एक ए और बी पास है तो यहाँ होंगी और सी और डी एकदम से नीचे होंगी। एक लीनियर एक अरेंजमेंट वो शो करके उन्होंने दिखाया कि अगर जीन्स होंगी तो कैसी होंगी। एग्जैक्टली समझ में आ रहा था, बट उन्होंने ये समझा कि अच्छा होंगी तो एक एग्जाम्पशन, एक लीनियर प्रेजेंटेशन उन्होंने रखी कि किस तरह से हम रख सकते हैं जीन को, हम कैसे रख सकते हैं। ठीक है, ये किसने किया, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन है, आगे चल के आगे आप पढ़ोगे जब आप MSc करोगे, BSc करोगे, लेकिन UG PG करोगे तब। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ नाम और उनका काम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा ये स्टूडेंट भी थे, किसके स्टूडेंट थे ये मॉर्गन के स्टूडेंट थे। ठीक है, चलो आगे चलें। अब आगे हम लोग देखेंगे, बहुत सिंपल, मैं तुम्हें एक टॉपिक बता दे रही हूँ, कराना तो बहुत कुछ था लेकिन चलो वैसे जब तक 40 नहीं हो रहा तब तक मैं जाऊँगी तो नहीं। आगे जो हम लोग देखने वाले हैं वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। अच्छा तुम लोग को मैं इस टॉपिक से पहले, अच्छा देखो इसका मतलब होता है टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द प्रोजेनी, है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया।